चलते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, लास्ट टॉपिक में मैंने एक बात कही थी, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है। तो उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। कहाँ पे हमने लास्ट टाइम बात को क्लोज किया था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। क्या होता है कि जब मल्टीपल स्टैटिक चार्जेस एक सिस्टम में रहेंगे तो उनमें फोर्स किस तरह से लगेगा और हमें कैलकुलेट किस तरह से करना है, उस बात पे ध्यान देते हैं। पहले हम ले लेते, दो चार्जेस मैंने रखे थे, Q1 एंड Q2, ठीक है। Q1 Q2, ठीक है। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ठीक है। तो कैसा फोर्स लग रहा था? अट्रैक्शन का लग रहा था, अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा था। तो अट्रैक्शन फोर्स F लग रहा था, ठीक है। ओके, अच्छा, अब मैंने पहले इस फोर्स को कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं इसको कूलॉम्स लॉ के हिसाब से अगर आप मेज़र करेंगे तो इसकी जो मैग्नीट्यूड, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट F विल बी के Q1 इंटू Q2 बाई जो डिस्टेंस है उनके बीच में, वो R मान लेते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में R स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड दिखा दिया आपको, इनके बीच में लग रहा था। अब अगर मैं एक और चार्ज रख दूं, ठीक है, यहां पे रख दिया R डिस्टेंस पे, प्लस Q2 रख दिया, ठीक है। अब ये प्लस Q2 जो है, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ लगाएगा। और डिस्टेंस कितना ले लेते, इसकी भी R ले लेते। मैग्नीट्यूड मैंने दोनों के बराबर लिए, सिर्फ साइन डिफरेंट लिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन का वर्क काम कर रहा है। तो अगर आपका क्वेश्चन होगा कि सर Q1 पे जो फोर्स लग रहा था, इसके वजह से उस फोर्स पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। उसका फोर्स पहले लग रहा था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, अब भी वही लगेगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कोई वैल्यूज़ वगैरह रहे, इसकी वैल्यूज़ वगैरह पुटअप करी मैंने R और Q1 Q2 की, तो मालूम चला कि जो वैल्यू आई वो फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन आई। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि कुछ तो वैल्यू कुछ वैल्यू जैसी हो सकती है जिन पे 50 न्यूटन आए, मैंने रखी 50 न्यूटन फोर्स आए। अब इसके आने से, अच्छा, पहली बात तो ये जो सिनारियो जो दिख रहा है, इसमें भी 50 ही न्यूटन होगा अगर इनकी वजह से 50 लग रहा है, बिकॉज मैंने चार्जेस तो वैसे ही लिए, सेम चार्ज लिया यहाँ पे भी। अच्छा, इस पे भी फोर्स लगेगा F, ठीक है, तो ये भी 50 न्यूटन होगा। तो क्या इस 50 न्यूटन में फर्क पड़ेगा? मैं कहूँगा नहीं। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही उसके अंदर जो है मेन इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की गई है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फोर्स है उस पर कोई असर नहीं आता किसी और चार्ज की वजह से। हाँ, वो अलग बात है कि इस पे बढ़ जाएगा, नेट चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि एक धक्का दे रहा था दूसरा भी देने लग गया, तो चार्ज तो बढ़ना ही है, नेट चार्ज बढ़ेगा, बट इस पे कोई असर नहीं आएगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से भी 50 न्यूटन, इसकी वजह से भी 50 न्यूटन। आपको एक सर इस पे नेट किधर लगेगा? तो डेफिनेटली दो फोर्स सेम फोर्स रहेंगे तो उनके बीच में नेट जाएगा, और उसकी वैल्यू जब भी दो फोर्सेस किसी एंगल थीटा पे लगते हैं तो नेट फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपने वेक्टर में पहले से ही पढ़ चुके हैं। मान लीजिए एक फोर्स P है, एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है और एंगल थीटा पे हो, तो जो F नेट निकाला जाता है वो निकाला जाता है P² प्लस Q² प्लस 2PQ
कोस थीटा, ठीक है। नेट वेक्टर निकाला जाता है इससे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पे जो P माना मैंने वो भी F है, Q भी F है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? दोनों फोर्सेस के बीच में 90 डिग्री दिख रहा है। एंगल बिटवीन F एंड F इज 90 डिग्री, ऑल राइट। तो मैंने यहाँ पे cos 90 रख दिया, ओके। और यहाँ पे जब मैंने cos 90 डिग्री रखा तो cos 90 डिग्री होता 0, तो ये वाली टर्म तो पूरी एलिमिनेट हो जाएगी। F² प्लस F² बचा है, मैं राइट। तो रिजल्ट आ रहा है 2F² का रूट, ठीक है, ये F नेट आएगा, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अरे तू जिंदा है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको F√2 बोल सकता हूँ, एम आई राइट। ये F नेट है। मेरे पास जो नेट फोर्स में कैलकुलेट करने गया वो मेरा आया F√2, ठीक है। तो ये जो है ये नेट लगेगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में अगर आप जनरल स्टेटमेंट देखेंगे, अगर आप मुझसे जनरल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ ये पहली लाइन थी, ठीक है। F नेट इज इक्वल टू फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 वेक्टोरियली ऐड किया मैंने, उसका रिजल्ट ये आया। उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। माइट भी इसकी वजह से विजिबिलिटी पे असर हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आगे बात करता हूँ कि अगर ये Q1 रखा, ये Q2 रखा और ये Q3 रखा और ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है F नेट। तो इन दोनों की वजह से जो फोर्स होगा उसको मान लीजिए F12 मान लीजिए, 1 ड्यू टू 2 मान लेता हूँ, नाम में क्या रखा है। और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इसको मैं F13 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अच्छा, और ये डिस्टेंस R12 और ये डिस्टेंस R13, ठीक है। वेक्टर बना दो, वेक्टर फॉर्म में दिखा है, ठीक है। तो अगर आप F नेट निकालेंगे तो पहली बात तो F नेट होगा F12 प्लस F13, ऑल राइट। अच्छा, अगर आप F12 को एलाबरेट करेंगे तो आएगा K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, और डायरेक्शन होगी R12 कैप का उल्टा। जिंदा हो? R12 कैप तो उधर हो जाता है, डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन मेंशन करनी है तो कैप लगाना पड़ता है। तो R12 कैप लगाया तो इस डायरेक्शन को वो डिनोट करेगा। मैंने -R12 लगाया कैप तो इस डायरेक्शन को, तो मेरे को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, मैंने इससे नोट कर दिया। F13 की बात करते हैं। That F13 is equal to KQ1 Q3 R13 का स्क्वायर, और डायरेक्शन वंस अगेन उसमें भी नेगेटिव ऑफ R13 कैप, R13 कैप का नेगेटिव, ठीक है। ये F नेट मिलेगा, ऑलराइट। ये बात हुई। अच्छा, ये कहते हैं फिजिक्स में चीज़ें एक दूसरे से बहुत लिंक्ड होती है। फिजिक्स में क्या, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी, कि आपको कुछ प्रीवियस टॉपिक्स आने ज़रूरी होते हैं नए टॉपिक के लिए। और एटलीस्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है वेक्टर एडिशन वगैरह का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट उन पार्ट को जाके एक बार रिवाइज कर लें वेक्टर में, जो यहाँ पे लग रहे हैं। अब आने वाले दिनों में बहुत कुछ यूज़ होगा वेक्टर का, तो वेक्टर आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है ना।
अब ये आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, है ना। अब मैं आपको लिए चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा पहले मैं आपको कुछ टर्म्स जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी यूज़ होने वाली है अब उनके बारे में आइडिया देता हूँ। चार्ज डेंसिटीज, है ना। चार्ज डेंसिटीज क्या होती है? 3 तरह की चार्ज डेंसिटीज होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक। वेवलेंथ को भी लैम्डा से डिनोट किया जाता है, वो बिल्कुल अलग चीज है और ये बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। दूसरी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और तीसरी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डिनोटेड बाय रो, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। क्या क्या होती है ये तीनों चीजें वो देख लेते हैं। देखें क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक वायर का बंडल है, ठीक है, ओके, एक वायर का बंडल है, ठीक है, वायर का बंडल है, ठीक है, लेंथ ही है वो। अब मैंने, अच्छा, पूरे पे चार्ज है फैला हुआ, ठीक है, पूरा जो वायर है यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, प्लस 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 प्लस। अब आप आगे समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ तक चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसमें से एक पर्टिकुलर लेंथ काट के यूज़ कर रहा हूँ चार्ज के तौर पे, ठीक है, इतनी कुछ लेंथ काट ली मैंने, एल लेंथ काट ली, ठीक है, एल लेंथ मान लीजिए वो 4 मीटर थी, है ना। अब कोई मुझे पूछेगा इस पे कितना चार्ज है टोटल, तो मैं कहूँगा आप मुझे इस सैंपल की एक प्रॉपर्टी दे दो कि इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है 1 मीटर में कितना चार्ज फैला हुआ है, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिंदा हो ना, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आप हमें बता दो। अब वो इसकी प्रॉपर्टी हो गई ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी वर्ड में यूज कर रहा हूँ, मतलब आप हमें यहाँ का लैम्डा दे दो, आप हमें यहाँ का लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दो। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है किसी भी लेंथी कंडक्टर पे यूनिट लेंथ में कितना, अगर कोई लंबा सा कंडक्टर है और उस पर चार्ज फैला हुआ तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप इसको केयरफुली सुनिएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। मान लीजिए मैंने ये इसकी जो प्रॉपर्टी दी है दैट इज 2 कूलम पर मीटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो सैंपल था इसके 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि इस लेंथ पे जो मैंने इससे ही काटा ए से लगाकर बी तक टोटल कितना चार्ज होगा, आप बता सकते हो। 8 कूलम, है ना। अरे यार नहीं समझ रहे, 8 कूलम, 4 मीटर टोटल लेंथ और यूनिट लेंथ पे 2 कूलम, तो 4 मीटर जो है मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, तो मतलब टोटल जो चार्ज होगा वो होगा लैम्डा इंटू एल। कंडक्टर की लेंथ एल, लैम्डा मतलब पर यूनिट लेंथ में चार्ज, मैंने रख दिया लैम्डा इज 2 कूलम पर मीटर और लेंथ इज 4 मीटर एंड द टोटल चार्ज इज 8 कूलम ऑन दिस कंडक्टर बिटवीन ए टू बी। हाँ ना बोले यार, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से आप लीनियर चार्ज डेंसिटी को समझे। अच्छा, इसी तरीके से हम बाकी को भी समझेंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई वायर मतलब कंडक्टर टाइप की चीज नहीं है, मेरे पास कंडक्टर ही है बट वो लेंथ ही नहीं है, वो प्लेनर टाइप के, शीट टाइप के, ठीक है। शीट समझते नहीं, अगर ये भी नहीं समझता तो फिर कल से मत आना।
ठीक है, शीट ले लेते हैं। मत आना मतलब ऑनलाइन मत आना, ऐसा मेरा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास शीट है, ठीक है, थिकनेस नहीं है इसकी शीट की, ठीक है, बहुत ही पतली है ना, वॉल्यूम नहीं डिस्क्राइब होना चाहिए इसके बाद, सिर्फ एरिया डिस्क्राइब होना चाहिए, ठीक है, होता है ना। फिर बहुत ही पतली शीट लेंगे अगर आप, ठीक है, तो उसके पास थिकनेस तो कुछ होती नहीं, सब कुछ जो रहता है वो एरिया ही दिखता है उसका, है ना। अच्छा, ये शीट है मेरे पास, ठीक है, शीट पूरी चार्ज है भाई, यहाँ से पूरी शीट जितनी भी बड़ी है मेरे पास, इसमें पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, पूरे पे चार्ज फैला दो उससे, ठीक है, ये पूरा चार्ज है, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि इससे वॉल्यूम काट लिया, एरिया काट लिया और यहाँ रख लिया, इससे मैंने कुछ एरिया काटा, ठीक है, फिर यहाँ लाया, ये सैंपल जो मैंने वहां से कट किया वो यहाँ पे मैंने रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब मुझे कोई बोले कि इस पे चार्ज कितना, तो मैं कहूंगा कि इसमें मेरे को पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो कुछ मीनिंगलेस वर्ड है यहाँ पे। यूनिट लेंथ बोलो तो क्या, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है इस शीट पे वो बता दीजिए, कि भाई पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज यहाँ एग्जिस्ट करता है वो आप हमें बताएंगे। फिर हम जो शीट हमने काटी उसकी लेंथ और ब्रेथ माप के उससे एरिया निकाल लेंगे उसका, है ना। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो 2 है और ब्रेथ है मतलब जो भी है वो 3 मीटर है, तो इसका एरिया हो गया 6 मीटर स्क्वायर, करेक्ट ना, है ना। और आपने मुझे इसके यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो यूनिट एरिया पे जो चार्ज है, माफी चाहूंगा मैं, यूनिट एरिया पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने आपको दी है 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कैसा लगा, सिग्मा इसको बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है। अगर एरिया पे चार्ज डिसाइड मतलब डिस्क्राइब करना है तो वो सिग्मा से डिस्क्राइब, पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है आप हमें वो बता दीजिए। अच्छा, इस शीट पे जो जो कट करके लेके जाएगा इसकी प्रॉपर्टी तो इस शीट पे लिखी रहेगी मतलब कुछ शील चिपका दो उस पे, सिग्मा इज इक्वल टू वट एवर, यहाँ पे मेरे 4 किलो पर मीटर स्क्वायर है। अब जिसको जितना जरूरत है वो काट के ले जाएगा, उसका एरिया मापेगा, उसको पता चल जाएगा मेरी शीट पे कितना चार्ज है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका सिग्मा जो है, जो शीट मैंने काटी इसी सैंपल से, उसका सिग्मा है 4 किलो पर मीटर स्क्वायर, और मुझे बोला इस शीट पे कितना चार्ज है, तो मैं कहूँगा चार्ज ऑन द शीट इज सिग्मा इंटू ए, सिग्मा मतलब यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और जो एरिया मैंने कंसिडरेशन में लिया दैट इज 6 मीटर स्क्वायर, तो 24 कूलम जो है वो टोटल चार्ज इस शीट पे आ जाएगा। मतलब इसकी भी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ गए होंगे कि ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है वो फिलहाल जो मेरे एग्जांपल में वो 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर मैंने लिया, हालांकि ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। मान लीजिए आपके पास जो सैंपल है वो सैंपल प्लेनर नहीं है, वो वॉल्यूम में फैला हुआ है, मतलब उसने प्लेन, आप वॉल्यूम और प्लेनर चीज़ों में समझते होंगे। मान लीजिए शीट थिकनेस की होती, तो इससे कोई चीज़ काट, तब ये तो पनीर की तरह हो गया, इससे तो आप कैसे कट करेंगे आप समझ गए, और इससे कट करेंगे तो एरिया नहीं वॉल्यूम आएगा आपके हाथ में, है ना। तो ऐसे जब सैंपल हो तो उस पर सिग्मा भी मीनिंगलेस हो जाता है, उसके लिए नया टर्म आता है रो। रो मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसकी बात करनी पड़ेगी। ये मान लीजिए किसी ने इतना सैंपल कट किया, ठीक है, ये इसमें से कट करके बाहर ले आए, ठीक है। अब किसी ने बोला इस जो 3 डायमेंशनल जो सैंपल तुम कट करके लाए इस पे कितना चार्ज है, इस पे चार्ज बताओ।
तो पहले तो मेरे जो लेंथ थी वो पता होनी चाहिए, फिर ब्रेथ पता होनी चाहिए, फिर विड्थ पता होनी, ये विड्थ पता होनी चाहिए। समझ में आया? तो मान लीजिए 2 मीटर थी, 3 मीटर थी और ये 1.5 मीटर थी, ठीक है? समझ में आया? ये तीनों डायरेक्शन हो गए। तो ये जो सैंपल मैंने कट किया इसका वॉल्यूम कितना वो आप समझ रहे होंगे, 2 × 3 × 1.5 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है? तो वॉल्यूम जो है इसका वो आएगा 9 मीटर क्यूब। जिंदा है ना? तो अब वॉल्यूम समझ में आ गया इसका, है ना? अच्छा चलो, वॉल्यूम समझने के बाद इसकी एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज लाई करता है, और उसे बोलते हैं हम रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है समथिंग कूलम पर मीटर क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज लाई करता है उसके, और उसकी वैल्यू है मान लीजिए 10 कूलम पर मीटर क्यूब। जिंदा है ना? तो इस सैंपल में कितना चार्ज होगा वो निकालने के लिए आपने कितना वो उसका जो रो है वो कितना, मतलब वो सिस्टम, मतलब जिससे आपने कट किया उससे उसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज रो इनटू जो सैंपल आप लाए उसका वॉल्यूम क्या है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, रो की वैल्यू है 10 कूलम पर मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम इज 9 मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों? मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, रिजल्ट हो गया 90 कूलम। कैसा लगा? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या आगे बढ़ते, हो गया तीनों, है ना? ओके, चलिए अब हम अगला टॉपिक की बात करेंगे। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि 3 चार्जेस आपको दिए जाए, ये 3 चार्ज, इन तीनों चार्ज के बारे में मुझे बोलना है कि इनको मैं इस तरह से रखूं कि ये तीनों एक दूसरे से ही बैलेंस हो जाए। ये एक तरह से एक लॉजिक समझ लीजिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले सर, लॉजिकल क्वेश्चन, कि ये 3 चार्ज को इस तरह से रखें कि ये तीनों एक दूसरे से बैलेंस होकर रुक जाए। इस दुनिया में कोई 2 चार्जेस कभी एक दूसरे से रुक नहीं सकते। 2 चार्जेस है, उनको रखा, लो जी ऐसे भाग रहे हैं। तो ये 2 चार्जेस है, इनको आपने रखा तो ये ऐसे रेस्ट में कभी रहने वाले नहीं है, या तो नज़दीक आएंगे या दूर भागेंगे, तो रुके हुए रह ही नहीं सकते, ठीक है? तो कहने का मतलब अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे कि 2 चार्ज है, वो उनकी सेल्फ इक्विलिब्रियम में रह सकते क्या विदाउट फिक्स किए, तो कहेंगे कभी नहीं हो सकता ऐसा नेवर पॉसिबल, ठीक है? अब कोई बोले कि 3 चार्ज आपको दिए जाए तो वो आपस में एक दूसरे की मदद से इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं क्या? तो मैं बोलूँगा कि वो डिपेंड करता है कि आपने वो चार्ज कैसे लिए और उनको कैसे रखा। एक मात्र केस ऐसा होगा कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई किए तो वो तीनों एक दूसरे से के काउंटर होके इक्विलिब्रियम में या मतलब रेस्ट में रह जाएंगे। तो कि कुल मिला के मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 2 चार्जेस कभी इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं अपने खुद से? तो कहेंगे नॉट, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 2 चार्ज रखेंगे तो वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे या एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे, भाग जाएंगे। फिक्स किए बगैर वो कभी रह नहीं सकते एक जगह। 3 चार्जेस अगर रखना हो तो कहेंगे कि कुछ कंडीशन है, मतलब एकमात्र सिचुएशन रही तो वो तीनों चार्जेस हम इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। वो कंडीशन क्या, ध्यान देना जरा। जो भी तीनों चार्जेस हैं उनको पहले तो एक ही लाइन में रखा जाए, ध्यान देना जरा। Q1, Q2 और Q3 कोलिनियर होने बहुत जरूरी है। पॉइंट 1 जिंदा, एक ही लाइन के अलोंग रखने जरूरी है। ये पहली शर्त होनी चाहिए, दे शुड बी कोलिनियर। अब दूसरी शर्त, दूसरी कंडीशन कि इनमें कोई भी 2 चार्जेस, कोई भी 2 मतलब जो बॉर्डर वाले 2 चार्जेस है वो सिमिलर
टाइप के होने चाहिए दोनों। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस है, ये प्लस लिया जा सकता है, ठीक है। और ये ऑपोजिट साइन का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या हो रहा होगा, इन दोनों में क्या, नफरत प्यार, प्यार, इन दोनों में क्या, प्यार, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसने उसको बुलाया, इसको भी बुलाया, दोनों यहाँ जाओ, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने भी तो एक दूसरे को देखा होगा और इसका कैरेक्टर क्लियर हो गया इन दोनों को, ठीक है। तो ये दोनों नजदीक नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और ये जो सेंटर चार्ज है वो इसको भी खींच रहा, इसको भी खींच रहा है। देखो पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम इधर उधर टॉपिक पे मत चले जाया कर ना, यू शुड बी ऑन योर टॉपिक। Q1, Q2, Q3 मैंने रखे और देखिए चार्जेस की पोलैरिटी देखिए, प्लस माइनस प्लस। बॉर्डर वालों ने एक दूसरे को रिपेल किया, इसने इसको इधर धक्का दिया, उसने इसको इधर धक्का दिया, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसने उसको खींचा, इसको इसने खींचा, और इसको की बात करें तो इसने इसको खींचा और उसने इसको खींचा, देखो है ना। बस मैग्नीट्यूड इस तरह से होने चाहिए कि ये सब फोर्सेस बराबर होने चाहिए। अच्छा सब सेम मैग्नीट्यूड के मत कर देना, तब गड़बड़ हो जाएगा, कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम रहा तो कभी नहीं हो सकता ऐसा कि ये रुक जाए चीजें। क्यों? क्योंकि अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम ले लिया तो आप देखिए कि इसने इसको खींचा वो फोर्स F होगा और इसने इसको धक्का दिया वो फोर्स F होगा। छोटा f लिखा मैंने, छोटा f से मेरा मतलब है मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है। समझ रहे? क्यों कम होगा? क्योंकि क्वांटिटी सेम है बट डिस्टेंस ज्यादा हो गई ना। तो ज्यादा डिस्टेंस है इसका मतलब क्लियर है कि वो फोर्स कम एक्सर्ट करेगा इस पे। तो ये तो इक्विलिब्रियम में आया ही नहीं ना, ये तो इसके पास आ जाएगा। नहीं समझ रहा है? पक्का? कहने का मतलब यह है मेरा कि ये जो मैग्नीट्यूड है तीनों के सिमिलर नहीं होने चाहिए। आप आइडिया लगाइए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये R है ना। अब इन दोनों के बीच में जो अगर सेम मैग्नीट्यूड रहा तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो अलग अलग हो जाएगा। अलग हुआ तो फिर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो तभी हो सकती है जब इसके पॉइंट इसको ये तो रुका हुआ तभी रह सकता है जब हालात ऐसे बने, दोनों ही, वो भी धक्का F से दे और ये खींचे F से। और ये तभी हो सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो इसके कंपेयर में, क्योंकि ये नजदीक से खींच रहा है तो कम भी चल जाएगा, वो दूर से धक्का दे रहा है तो ज्यादा चाहिए। डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है फोर्स। ये बात आप समझ के, मतलब इस हेडिंग का नाम क्या लिखूं मैं, सेल्फ इक्विलिब्रियम लिख देता हूं। सेल्फ इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस अंडर इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, समझ में आएंगे कि भाई सेल्फ इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस अंडर इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। कि मतलब आपस में वो एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में ला दिए, इलेक्ट्रिक फोर्स की मदद से 3 चार्जेस ने अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाया। तो इसमें पहली कंडीशन थी कि वो एक लाइन में रहने चाहिए। दूसरी अच्छा, एक लाइन के अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी इन तीनों को कभी इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकती। अगर आपने इस तरह से रख दिए, ये कोलिनियर तो नहीं है, एक लाइन में तो नहीं है, तो यहाँ पे कभी ये दोनों मतलब किसी भी शर्त में ये दोनों मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। आप आइडिया लगाए क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। ये आपके लिए है क्वेश्चन। अच्छा, कोलिनियर जरूरी है, सेम मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, पहला पॉइंट शुड बी कोलिनियर, दूसरा नॉट ऑफ सेम साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड। आप समझ नहीं रहे मेरी बात।
साइन भी सेम नहीं होने चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, एक जगह पड़े हैं तो पड़े ही रहने देना, छेड़ना नहीं वहां से किसी को भी डिस्टर्ब किया तो फिर वो चीज समझ आया ना, इक्विलिब्रियम में रहने वाली नहीं। मतलब ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं मालूम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल देता हूं। मैंने इसको यहां पे रखने की कोशिश की, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जरा सा डिस्टर्ब किया गया है, और अब जब जहां गया ना वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो समझ आया? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में समझे बात को, किसी को भी डिस्टर्ब किया, मान लीजिए इसको डिस्टर्ब किया, इसको यहां ला दिया, अब सिनेरियो चेंज हो गया, देख लेना। अब क्या हुआ, इन दोनों में प्यार बढ़ गया, इनका प्यार कम हो गया, तो इस पे नेट फोर्स आ गया ना। अरे यार, इसका प्यार बढ़ गया, इसका कम हो गया, तो इस पे फोर्स ज्यादा आ गया कंपेयर टू दैट वन, तो ये अब इस तरफ टेंड करेगा, अब इक्विलिब्रियम नहीं रही, अब तो ये इसके गले मिलके छूटेगा, समझे? ऐसा हो जाता है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मामला है, किसी को भी डिस्टर्ब किया तो फिर वो लोग कोई दूर हो जाएंगे, कोई पास आ जाएंगे। ये हो गया कि सेल्फ इक्विलिब्रियम अंडर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। हम इसके जैसा एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस। ये एक तरह से केस स्टडी है। मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा और आपको जज करना है कि क्या होगा उसमें, इक्विलिब्रियम कैसी होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि वो सिस्टम ऐसा है जिसको आप छेड़ने पर भी वो डिस्टर्ब नहीं होता, मतलब वो अपनी जगह, मतलब वापस वहीं आके रुक जाएगा, है ना, उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अगर आपने एक बार उसको डिस्टर्ब कर दिया तो फिर वो वहाँ पे रुकने वाला नहीं, फिर वो अपना पूरा मतलब वो जो सिस्टम है जिस फॉर्म में था वो परमानेंट चेंज हो जाएगा, उसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वो आपको जज करना। मैं आपको केस स्टडी देता हूँ। 3 चार्जेज है मेरे पास, 3 चार्जेज हैं, ये 2 चार्ज हैं, क्यों 2 चार्जेस, और मैंने एक तीसरा चार्ज रखा उनके सेंटर में, ठीक है, सेंटर में रखा और चार्ज का नाम है Q, ठीक है। पहला केस है मेरा, फर्स्ट केस, इफ Q इज पॉजिटिव, केस 1, ठीक है। इफ Q इज पॉजिटिव, अब आपको मुझे बताना है कि अगर ये पॉजिटिव रहा तो अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा इधर पकड़ के खींच के डिस्टर्ब करने की कोशिश करूं, मतलब इसको पकड़ा और थोड़ा लेफ्ट में लाने की कोशिश किया, तो अगर लेफ्ट में आया हो तो क्या होगा, वहां तो पक्का नहीं रुकेगा क्योंकि चार्जेस चेंज हो गए। अभी तो रुका हुआ था, ये अपना सेल्फ इक्विलिब्रियम में था वो, क्योंकि ये जो 2 चार्जेस, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको दोनों को पहले फिक्स रखना पड़ेगा आपको। ये बात मुझे शुरू में बोलनी चाहिए थी कि मैंने इनको तो फिक्स करके रखा है, मूवेबल यही है सिर्फ। अगर मैंने अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम इसको डिस्टर्ब किया, इधर या उधर लेके गया, तो क्या होगा, तो होगा ये कि सर अगर आपने इसको लेफ्ट में लाया या राइट में खींच के ले गए तो ये वापस इस जगह आ जाना है। वजह ये है कि अगर आप इसको लेफ्ट में लाएंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगी तो रिवर्स फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि इन दोनों के बीच रिपल्शन वर्क कर रहा है। अभी इक्विलिब्रियम में इसलिए क्योंकि दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पे F लगा रहा है, ये इस पे F लगा रहा है। मान लीजिए लेफ्ट का इसको FL मान लो, इसको FR मान लो,
तो सर जो करंट सिनेरियो इसमें एफ एल इज इक्वल टू एफ आर, तो ये अपने आप में इक्विलिब्रियम में। और अगर आपने इसको लेफ्ट में लाए ना, अगर आपने इसको लेफ्ट में स्लाइड किया ना, स्लाइडेड इन लेफ्ट, तो क्या होगा, एफ एल जो है वो कम हो जाएगा, एफ एल कम हो जाएगा ना इसकी वजह से एफ एल, तो एफ एल लेस देन एफ आर। आपने मान लीजिए यहाँ ला दिया जरा सा लेफ्ट में, तो एफ आर बढ़ जाएगा, मतलब एफ आर एफ एल से बड़ा हो गया, मतलब ये चार्ज इसको बोलेगा तू उधर जा, बैलेंस तो नहीं रहा ना उस पर, यहाँ आ गया अगर ये चार्ज, तो बैलेंस फोर्सेस तो है नहीं। अब इसकी वजह से जो धक्का लग रहा है वो उसकी वजह से लगने वाले धक्के से ज्यादा हो गया, जोर जोर से, और अभी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया। अच्छा, इस सिचुएशन में डेफिनेटली वापस पुश होगा, और वापस पुश होने के बाद जब यहाँ आ जाएगा तो फिर से वो इक्विलिब्रियम फील करेगा कि हाँ यार मेरे को अब दोनों तरफ से बराबर रुक जाएगा। मतलब अगर आपने अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग डिस्टर्ब किया तो वो चार्ज वापस सेंटर में आके रुक जाएगा। मतलब ये एक स्टेबल सिचुएशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मामला है कि आप इसको डिस्टर्ब करो अलोंग दिस लाइन तो ये डिस्टर्ब होगा नहीं, वापस अपनी जगह आके रुक जाएगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम जो है मेरे लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो केस 1 के अंदर स्लाइडेड इन लेफ्ट और राइट, या फिर मैं डिस्टर्ब्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो उस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। ऑलराइट, और अगर तुमने इक्वेटोरियली डिस्टर्ब कर दिया परपेंडिकुलरली, मतलब ऊपर भेज दिया नीचे गया, तो परमानेंट डिस्टर्ब हो जाएगा वो। मान लीजिए आपने इसको यहाँ ला दिया तो क्या होगा, परमानेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप ऊपर लाओगे फिर इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही है, बिकॉज डिस्टेंस सिमिलर ही है अभी भी। सो मैग्नीट्यूड में बराबर है, बट एक दूसरे को काउंटर नहीं कर रहे हैं, समझ में आया? तो ये परमानेंटली फिर इस डायरेक्शन में हमेशा इसलिए दूर चला जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टर्ब कर दिया, मैं लिख देता हूँ, डिस्टर्ब अलोंग परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर में इसको आपने डिस्टर्ब किया, तो वो फिर हमेशा के लिए अपनी जगह छोड़ देगा और परमानेंटली वहां से एस्केप हो जाएगा। ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, दोनों में सेम होने वाला। क्यों होने वाला, समझ में आ रहा है क्या? इधर उधर फोर्सेस जो है वो एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला, डिस्टेंस सिमिलर होने की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो एफ नेट है वो कुछ आ जाएगा और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट नेट फोर्स आने के बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रहता, मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। If you are disturbing them perpendicular to the line joining, then that equilibrium is called as unstable equilibrium. Unstable equilibrium, ठीक है, जिंदा है ना? अच्छा, अब मैं केस 2 की बात करूंगा, ठीक है। ये केस 1 था मेरा, केस 2 ले लेता हूं मैं। If Q is negative, ये दो चार्ज जो थे वो तो मैंने फिक्स करके रखे थे, बोथ ऑफ दीज आर फिक्स्ड, और एक जो चार्ज मैंने इनके सेंटर में रखा दैट इज नेगेटिव। अगर रहा तो क्या होगा? तो होगा कुछ यूं कि इस टाइम अगर आपने इसको लेफ्ट में या राइट में लेके गए, फिलहाल तो बराबर फोर्स है बिकॉज सेम डिस्टेंस, दोनों पे फोर्स भी बराबर बिकॉज सिमिलर केसेस है, क्यू 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 क्यू। लेकिन इस टाइम ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा है और ये इस पे फोर्स इधर लगा रहे हैं, बट लगा बराबर रहे तो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अगर इसको जरा सा भी इधर या उधर लेके गया तो क्या होना है मालूम है? उसके गले मिल जाना है, उसको लग जाएगा तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है। समझ में आ रहा है ना?
तो ये जो चार्ज है इसको लेफ्ट या राइट डिस्टर्ब किया तो फिर वो अपनी जगह परमानेंटली छोड़ देगा। समझ में? मतलब रिवर्स केस हो गया, मतलब डिस्टर्ब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग किया ना तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी, क्योंकि वो फिर हमेशा हमेशा के लिए अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। अगर आपने इसको अलोंग द लाइन नहीं और परपेंडिकुलर ले जाने की कोशिश की तो वो वापस अपनी जगह आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ ले जाके छोड़ा इसको तो ये यहाँ पे अभी फिलहाल, तो इसको ये ऐसे खींचेगा और इसको ये ऐसे खींचेगा, बराबर फोर्स से खींच रहा है, तो ये नेट किधर जाएगा? वापस नीचे आएगा। वो नीचे आके यहाँ आके रुक जाएगा वो। और अगर वही काम आपने नीचे की तरफ किया तो यहाँ आने के बाद में भी ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो वापस इसको ऊपर लेके आ जाएगा और वहाँ रोक देगा। समझ? तो डिस्टर्ब अलोंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग किया अगर इसको, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मामला है। तो आप केस स्टडी में आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता। एक लॉजिक दिया मैं आपको, कहीं पे जरूरत पड़े तो ये यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया इक्विलिब्रियम कैसा। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात क्या है इसको समझ। होता ऐसा है कि एक चार्ज, स्टैटिक चार्ज मेरे पास है, ये मैं ले लेता हूँ। चार्ज मैंने यहाँ रखे, ये लिया मैंने चार्ज। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले इसके जैसा एक दूसरा वर्ड समझते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई बोलेगा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो मैं कहूँगा ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई भी मास जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये मास है, नज़र आ रहा है? अच्छा, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका आइडिया कैसे लगेगा? इसको यहाँ पे छोड़ के देख लो। अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये जहाँ छोड़ा वहीं रह गया, तब तो मतलब इस पे किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा था। और छोड़ा और अगर ये चला गया किधर ही, तो समझ लेना इस पे नेट फोर्स लग रहा था। तो इससे हमने आइडिया लगाया कि अरे यार, इस मास पार्टिकल पे फोर्स क्यों लगा। तो किसी से इसका जवाब आया कि जिस जगह आपने इसको रखा वो जोन ग्रेविटेशनल फील्ड था, वो रीजन ग्रेविटेशनल फील्ड था। मतलब जिस वॉल्यूम में आपने, जिस जगह में आपने इसको रखा वो ग्रेविटेशनल फील्ड में थी, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है वहाँ पे। ठीक है, तो मैं कहूँगा ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं डिफाइन करूँ तो इस तरह से बोल सकता हूँ कि ऐसा रीजन जहाँ पे एक मास पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करे, एक मास पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उस रीजन को मैं ग्रेविटेशनल फील्ड कहूँगा। समझ में आया? एक मास पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करे वो रीजन ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। अच्छा, आपको चेक करना है कि कितने जगह में ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसी मास पार्टिकल को ले जा के रख के देख लो। जहाँ जहाँ वो भागा वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड, और जहाँ रखा और वो वहीं रह गया तो समझ लेना वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। कॉमन सेंस है ना। तो मैंने एक मास पार्टिकल को यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ इतनी जगह में रख के चेक किया, उस मास पार्टिकल को सब जगह उसने मेरे मूवमेंट दिखाया है ना। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ रखा तो वो वहीं रुक गया। तो कहने का मतलब है कि जहाँ, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में मेरे को उसने मूवमेंट दिखाया तो उस रीजन को मैंने नोटिस कर लिया। वो 3 डायमेंशनल रीजन होगा, उसको मैंने नोटिस करके इसको मैंने शेडेड कर दिया कि ये जो रीजन है ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। लोगों ने बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा कि इसमें मैंने एक मास पार्टिकल को रख के टेस्ट किया, ऑब्जर्व किया, उस पर फोर्स लग रहा था। और जब एक मास पार्टिकल फोर्स फील करता है तो वो जो रीजन होता है उसको, उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, है ना। और जहाँ पे नई फोर्स फील हो रहा है वो शेडेड एरिया से बाहर है, मतलब वो ग्रेविटेशनल फील्ड का एरिया नहीं है, जिंदा है ना। अब यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लागू होती है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मास तो लेंगे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए चार्ज लेंगे, है ना। तो वही काम करना है। एक चार्ज लिया मैंने, ये मेरे पास चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज को मैं रख के देख लूँ जहाँ जहाँ मुझे, मतलब मुझे अगर किसी ने बोला कि क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ऑब्जर्व करने के लिए मुझे वो कोई तरीका तो होना चाहिए ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यही है कि एक चार्ज, एक स्टैटिक चार्ज, ये स्टैटिक बड़ा इंपॉर्टेंट और भारी वर्ड है, ठीक है। बाद में आऊँगा मैं इस वर्ड पे, फिलहाल मैं इस वर्ड को, एक स्टैटिक चार्ज, ऐसा रीजन जिसमें एक स्टैटिक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जिंदा है ना। अच्छा, स्टैटिक चार्ज, तो यही बात ले लो इसमें भी। मैंने क्या करा कि एक चार्ज लिया, ये रहा चार्ज मेरे पास, इसको मैंने रख के देख लिया, रखा वहाँ नहीं रुका, वो जहाँ जहाँ रखा वहाँ नहीं रुका, वो पूरा का पूरा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड था। जहाँ रखा वहाँ रुक के रह गया, तो मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जोन नहीं था। तो मैंने इसमें भी एक रीजन देख लिया। अब ये वो पूरा का पूरा एरिया है, वॉल्यूम है या रीजन है, जहाँ पे ये वो रीजन है जहाँ पे मेरे एक चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो वो मेरे लिए हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा। चार्ज पार्टिकल मैंने रखा और उस पर फोर्स लग गया, तो मैंने कहा ये जो एरिया है, मतलब जो भी एरिया मैंने बनाया, वॉल्यूम जो मैंने बनाया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे मैंने एक मास रखा था और उस पर फोर्स लगा, इसलिए मैंने इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहा, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि सर आप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करने के लिए एक चार्ज को ले रहे हो, है ना, और ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्जर्व करने के लिए एक मास को ले रहे हो। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करना चाहते हो तो क्या लेना पड़ता? एक मैग्नेट लेनी पड़ती। एक मैग्नेट रखी, वो मैग्नेट वहाँ रुक के रह गई, मतलब वहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना। अगर वो मैग्नेट वहाँ पर नहीं रुकी, रखते भागी, तो कहेंगे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो क्लियर है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्जर्व करना है तो मास लेके आओ, रख के चेक कर लो, भागा और उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड। चार्ज रखा, वो वहाँ नहीं रुका, वो भागने लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक मैग्नेट रखी, वो नहीं रुकी, भागने लगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है ना। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि मान लीजिए मैंने एक तीसरा रीजन यहाँ पे लिखा है, ये मैंने इसमें आपको ये कमेंट नहीं किया कि मैंने कोई तो फील्ड बनाया। अब ये जीएफ, अच्छा जीएफ है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे मैंने वो जगह को खाली रखा, ठीक। और मैंने आपको बोला कि एक चार्ज आ रहा था, आके इस रीजन में एंट्री किया। ध्यान से सुनना, ये चार्ज आया, एकदम आ रहा था कांस्टेंट स्पीड से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कांस्टेंट स्पीड से एंट्री किया और एंट्री करते ही वो तेज हो गया, उसकी स्पीड बदलने लगी। मतलब इसमें एंट्री किया जब इस रीजन में, एंट्री करने से पहले उसकी स्पीड थी वो कांस्टेंट थी, और जैसे ही एंट्री किया यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ गई, घट गई, व्हाटएवर, चलो बढ़ा लेते हैं, स्पीड अप हो गया। अब आप मुझे बताओ, कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और अगर उसकी स्पीड में चेंज आता है तो क्या ये कहा जाएगा कि उस पर फोर्स लगा? कॉमन सेंस है, और इतना तो होगा ही आपके पास। तो स्पीड चेंज होती है अगर ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड चेंज होती है, मतलब पहला ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसा है कि उस पर फोर्स लगा, क्योंकि स्पीड तो चेंज तभी हो सकती है जब फोर्स लग रहा है। अब आप आइडिया दो कि फोर्स लगा, इस रीजन में फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो इस रीजन को मैं क्या बोलूंगा
ग्रेविटेशनल फील्ड बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा, ठीक है। तीसरा कोई नाम है एमएफ, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहेंगे कि देखिए सर, अगर कोई मास पार्टिकल होता और उस पे फोर्स एक्सपीरियंस होता तो हम कहते हैं कि वो जीएफ है। अगर कोई मैग्नेट होती और उस पे फोर्स लगता, फोर्स तो लग रहा है बट वो ऑब्जेक्ट मैग्नेट होता, समझना, फोर्स तो लग रहा है, ये तो बात फिक्स हो गई, तय हो गई, लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट क्या इस बात पे डिपेंड करता है ना कि फील्ड कैसा होगा। तो फिलहाल मैंने कोई मास पार्टिकल की तो बात मैंने की नहीं, ये चार्ज पार्टिकल है, मास इसका बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ये मैंने माना। तो फिलहाल ये चार्ज पार्टिकल है। अगर वो मैग्नेट होता तो उस पर फोर्स लगा तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो मास होता तो उस पर फोर्स लगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर चार्ज होता और उस पर फोर्स लगता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज होता नहीं सर, चार्ज तो है, ये तो आपने लिख के दे दिया कि वो चार्ज है और उस पर फोर्स लग रहा है, मतलब नो डाउट ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। गलत, गारंटी नहीं ले सकते हो आपकी इस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि जो चार्ज मूव करता है ना दोस्त, भागता है ना, वो सिर्फ चार्ज नहीं होता है, वो मैग्नेट भी होता है साथ में। नहीं समझ में आया? स्टैटिक चार्ज सिर्फ चार्ज होता है, मूविंग चार्ज सिर्फ चार्ज नहीं होता है, वो मैग्नेट भी बन जाता है। मतलब अगर ये मूवेबल चार्ज है, मूविंग चार्ज है, तो मतलब ये दो काम कर रहा है, खुद मैग्नेट भी है ये और चार्ज भी है ये। अब इस पे यहाँ पे फोर्स लगा तो अब हमें क्या पता कि उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर की वजह से उस पे लगा कि इलेक्ट्रिक कैरेक्टर की वजह से लगा। क्या वो अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां रहा तो भी तो वो स्पीड अप होगा, क्योंकि वो एक मैग्नेट भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां रहता तो भी वो स्पीड अप होता, क्योंकि वो एक चार्ज भी है। तो अब स्पीड अप होना ये तय नहीं करेगा कि हाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मैं इस पर श्योर नहीं हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर तुझे टेस्ट करना है, अगर तुझे श्योरिटी लेनी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो फिर वो चार्ज मूवेबल नहीं होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। क्लियर हुआ? पहली बात तो ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है जहां पे कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, स्टैटिक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे। अब अगली बात करते हैं, पॉइंट 2 इसके बारे में, वो है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बात तो तय हो गया। यहाँ से ये बाकी सब मैं हटा देता हूँ, और ये जो एक रीजन बनाया आपने, सर मैंने एक चार्ज रखा और उस पर फोर्स लगा, ठीक है, ये जो चार्ज रखा उस पर फोर्स लगा, तो स्टैटिक चार्ज है और उस पर फोर्स लगा, मतलब श्योर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बात आती है कि सर कई जगह रख के टेस्ट किया तो सब जगह आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा एरिया जहाँ पे रख के देखा तो सब जगह ऑब्जर्व हुआ, तो मैंने पूरे एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट कर दिया। अब बात आती है, जब यहाँ रखा तो उस पर मान लीजिए 20 न्यूटन लगा, और जब यहाँ रखा तो उस पर 30 न्यूटन लगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी था, बट यहाँ पे ज़्यादा था। समझ में आया? मतलब किसी भी चार्ज पे फोर्स ज़्यादा लगेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और फोर्स कम लगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। और यहाँ पे मैंने रखा, मान ले 10 न्यूटन लगा, तो इन तीनों पॉइंट P, A, B और C, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? C पे। लोवेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? A पे। ये कंपैरिजन हुआ, मतलब जहाँ फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। समझ में आया? ये तो बात होगी उसके मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। अब अगला सवाल होता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की तो बात हो गई, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, मतलब न्यूमेरिकली इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब बात आती है कि सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी? मैं कहूँगा बिल्कुल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शनल क्वांटिटी है। ये चार्ज खुद या मास खुद, ये जो स्टैटिक है, नहीं ये जो हाँ स्केलर है, उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर नहीं है, क्योंकि मास में 2 किलोग्राम सिर्फ बात करती, खत्म। 2 किलोग्राम ईस्ट में वेस्ट में ये सब तो बोलते नहीं है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान देना जरा, क्योंकि कितना होगा ये बात तो फोर्स से तय कर दी जाएगी। एग्जैक्टली स्ट्रेंथ क्या होगी उस पर आएंगे हम, लेकिन कितना होगा ये बात फोर्स से तय हो जाएगी, और किधर है ये बात फोर्स की डायरेक्शन से तय हो जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन से, ये जो चार्ज रखा है इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर माना जाएगा, इस तरह। लेकिन वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज रख के ही टेस्ट करना है, समझा? तो कहने का मतलब है कि कोई बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे मान लीजिए एक 3 डायमेंशनल रीजन है और वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड घोषित हो गया है, उसमें टेस्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट किधर है, तो एक पॉजिटिव चार्ज रखो, वो जिधर भागेगा उधर है। मतलब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे, वो सब इधर मूव कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये लिख दी मैंने, समझा? मान लीजिए एक रीजन है और उसमें मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है, और वो इधर मूव किया, उस पर फोर्स इधर लगा। कोई बोले इलेक्ट्रिक फील्ड, या जहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड शेडेड एरिया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर है, तो हम कहेंगे कि इधर है। समझ में आया कि नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कितना होगा ये बात फोर्स के मैग्नीट्यूड से तय हो जाएगी, और किधर होगा ये बात फोर्स की डायरेक्शन से तय हो जाएगी। बट फोर्स की डायरेक्शन कैसे चार्ज पे, पॉजिटिव पे। अगर आपने नेगेटिव रख दिया तो वो तो उधर भागेगा उल्टा, तो नेगेटिव चार्ज जिधर भागता है उसकी उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो जो टेस्ट के लिए आप गए वो चार्ज लेके, क्योंकि मैंने तो इतना ही बोला चार्ज अगर रखते ही भागा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वो चार्ज अगर पॉजिटिव रहा तो जिधर वो भागा उधर ही तय होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो चार्ज नेगेटिव रहा तो जिधर वो भागेगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स है, बट वो चार्ज अपने कैरेक्टर के हिसाब से भागेगा। अगर वो नेगेटिव रहा तो वो जिधर भागेगा उसके ऑपोजिट में माना जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव रहा तो वो जिधर भागेगा उधर ही माना जाएगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो तय की जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन के मूवमेंट की, मोशन की डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन। अब तीसरी बात आती है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना तो हो गया कि एक चार्ज जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यों आया है वो यहाँ पे, ये क्यों आया है यहाँ पे, किसने पैदा किया होगा? किसी चार्ज ने ही तो पैदा किया होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी कौन करता है? कोई चार्ज ही करता है। समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज ओनली, और दूसरा चार्ज उसके एरिया में आएगा तो उसको फोर्स लगेगा। मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि ये जो चार्ज है ये इसके एरिया में आ गया, तो ये थोड़ा टपोरी वाला बात हो गया। हमें ऐसे बोलना चाहिए कि ये जो चार्ज है वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। तो मेरी बात नहीं समझ रहे? तो कुल मिलाकर हमें ये कंक्लूजन हमने ले लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? और उसके बारे में जो बातें मैंने अब तक कही उसको मैं एक बार वापस एग्रीगेट कर देता हूँ। मैंने पहला पॉइंट कहा, कुछ इस तरह से बोलूं, a region in surrounding of a charge where any other charge at rest experiences a force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं अगला पॉइंट लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, और बस ये दो बातें हमने की, इलेक्ट्रिक फील्ड और एवरी चार्ज। मैं कह सकता हूँ कि एवरी चार्ज produces
इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कुछ 2-3 बातें हैं जो आप लिख लें या फिर नोटिस कर लें, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बात और कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो डायरेक्शन हम ऐसे दे सकते हैं कि कोई जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की मानी जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के बारे में कमेंट हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बातें मैंने कही। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज किस तरफ होगा वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से किस तरफ होगा वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने आपको एक चार्ज दिए। अब मैंने कहा कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही सराउंडिंग में, होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा कि इतना कुछ सराउंडिंग मैंने बनाया जिसमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर डायरेक्शन वाइज दिखाओ किधर होगा, तो मैं कहूँगा कि मैंने अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा तो वो जिधर फोर्स फील करेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, समझा। तो मैंने अगर यहाँ पे रखा तो वो इधर जाएगा, यहाँ पे रखा तो वो इधर जाएगा, एम आई राइट। यहाँ पे रखा तो वो इधर आएगा, समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, समझ में आया। ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ये बात का खास ध्यान रखें। अभी मैं लिख देता हूं, ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो पॉजिटिव चार्ज किधर भागता, उसकी तरफ। पॉजिटिव चार्ज रखते उसकी तरफ भागता। कहीं पे भी रखो आप, यहाँ रखा तो इधर आता, यहाँ रखा तो इस तरफ आता। तो कहने का मतलब है एक नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है। ध्यान दे जरा, ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। इतना मॉडिफाई कर देता हूं। समझ में आ रहा है। तो ये एक दो बातें हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रेडियली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। समझ में आया। अब हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के इस प्रॉपर्टी के बाद में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी, व्हाटएवर। अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, हमने उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस किए थे। अब हम उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, मतलब हम उसकी वैल्यूज़ वगैरह के बारे में बात करेंगे कि कितना है, किधर है। अच्छा, जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। अब यहाँ पे इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी ने बोला कि इस पॉइंट पे P पे
ये पॉइंट P है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मुझे बताइए। तो आप क्या करो, वहाँ पे एक चार्ज रखो Q0 और उस पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर लो, और बाद में जो भी फोर्स आया उसको उस चार्ज से, चार्ज जो भी चार्ज आपने रखा उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो हो गया प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है, फंडामेंटल पार्ट है, वो देखते हैं कि एग्जैक्टली इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। अच्छा देखिए, ये डायरेक्शनल क्वांटिटी, इसलिए मैं यहाँ पे वेक्टर भी लगा सकता हूँ कि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही P भी होगा। कितना होगा, तो फोर्स डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। मतलब क्या है वो देखिए इसका, ये जो फॉर्मूला लिखा इसका मतलब है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को मैं इस तरह से कह सकता हूं कि किसी यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो ही मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हुई। फोर्स एक्ट पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात खास तौर पे ध्यान रखना। इसको मैं इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन अगर लिख लेता हूँ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है, किसी ने बोल दिया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, ये क्यू पॉइंट है, या फिर इस पॉइंट का नाम, या ठीक है इस पॉइंट का नाम क्यू दे दिया मैंने, और किसी ने बोला कि ई क्यू की वैल्यू दी 7 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैंने चार्ज रखा उस पे 1 कूलम चार्ज पे 7 न्यूटन लगा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? 1 कूलम चार्ज पे 7 न्यूटन फोर्स लगा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते कि पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा है। फोर्स एक्ट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मान लीजिए आपने यहाँ पे मैंने कहा कि एक मैंने 10 कूलम चार्ज रखा और उस पे 400 न्यूटन फोर्स लगा, तो आपको मैंने बोला कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 40। समझा कि नहीं समझा? गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि अगर आप 10 कूलम पे 400 न्यूटन वहाँ लगता हुआ मुझे नजर आया, तो मुझे मालूम है अगर वो 1 कूलम होता तो उस पर 40 न्यूटन लगता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और 1 कूलम पे कितना फोर्स लगता, वही वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना है, तो वहाँ पे एक चार्ज रखो और उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करो, फिर उस फोर्स से उस चार्ज को डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। जैसे मैंने इसमें यही किया था, मैंने एक चार्ज रखा, चार्ज कितना लिया मैंने 10 किलो, और उस पर फोर्स कितना लगा 400 न्यूटन। तो मैंने जो फोर्स लगा था उस फोर्स डिवाइड बाय दैट चार्ज, फोर्स इज 400 न्यूटन, चार्ज इज 10 कूलम विच प्लेस्ड फॉर देयर, और जो रिजल्ट आया वो आया 40 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तरीका समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? एक चार्ज रखो और उस पर फोर्स कैलकुलेट कर लो और फोर्स बाय चार्ज कर लो, यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो पता चल जाएगा उससे। ये जो वैल्यू आई वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है। अब आपने जो चार्ज रखा वो रखा 10 किलो और उस पर फोर्स निकाला और आपने कैलकुलेट कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया सामने वाले को 40 न्यूटन। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि जो आपने चार्ज लिया है वो कितना लिया है, यहाँ पे 10 किलो। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चार्ज इतना बड़ा नहीं ले, इसकी जगह छोटा आप चार्ज ले। आप चार्ज ले लीजिए 0.01 किलो, तो डेफिनेटली उस पर जो फोर्स आएगा वो 0.4 न्यूटन आएगा। ठीक है, जैसा चार्ज रखोगे वैसा फोर्स आएगा। बाद में जो फोर्स आया
उसको जो चार्ज रखा उससे डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मतलब सर आप बोल रहे हो कि चार्ज रखना है, फोर्स कैलकुलेट कर लो, देन चार्ज डिवाइड बाय फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब आप बोल रहे हो कि जो चार्ज आप सजेशन दे रहे हो हमें कि चार्ज छोटा लेना चाहिए, क्यों सर, बड़ा लिया तो क्या दिक्कत थी? बात तो वही हो रही। मैंने कहा कि छोटा चार्ज क्यों लेना चाहिए और बड़ा चार्ज क्यों नहीं लेना चाहिए, इसका मैं इलेबरेशन आपको दे देता हूँ। क्या होता है कि जब आप बड़ा चार्ज लेते हो तो वो जो लार्ज साइज ऑफ चार्ज है उसमें ड्रॉबैक क्या है वो देखेंगे आप। छोटा चार्ज क्यों लेना चाहिए, इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरी सजेशन आपको यह थी कि जब किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हो तो वहां पे जो चार्ज ले रहे हो दैट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। फोर्स कैलकुलेट कर लो उस पर और फिर देन F/Q नोट कर लो। और वो चार्ज छोटा क्यों लेना चाहिए इसकी मैं आपको रीज़न देने वाला हूँ। होता ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, ठीक है, और आपको मैंने बोला उसको कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और आप बताओ मेरे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपका काम क्या है, उसको जाके मापना, माप के बता दो मेरे को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मापने के लिए एक चार्ज ले जाना पड़ेगा, तभी ना उस पर पता चलेगा फोर्स कितना लग रहा है। उसी से तो आपको फोर्स कितना लगेगा फिर उस चार्ज से डिवाइड करोगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वहां का। तो आप एक चार्ज लेके गए, अब मान लीजिए आप चार्ज बड़ा लेके चले गए, तो क्या प्रॉब्लम वहां पे डेवलप होगी वो देखिए। ये जो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया ना वो किसी कंडक्टर की वजह से था। ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे प्लस चार्ज, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि उस पर जो चार्ज रहता है वो उसकी सरफेस पे फैला हुआ रहता है। समझ में आ रहा है ना? ये कंडक्टर है और उसकी वजह से ये उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था। मैंने कहा कि इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना है। तो आप एक चार्ज ले जाके वहां रखे और उस पर फोर्स निकालने की कोशिश की। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये मेरी टास्क थी कि आप बताइए, मेजर करिए कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। आप मापने के लिए एक एपरेटस ले जा रहे हो जिसका नाम है Q नोट। अब ये Q नोट यहाँ ले जाके रखे, ये Q नोट बड़ा रहा साइज में, इसकी मैग्नीट्यूड बड़ी रही, तो क्या होगा ये कि ये खुद इंड्यूस हो जाएगा। ये जो Q नोट है, ये Q नोट इसको डिस्टर्ब कर देगा। कैसे डिस्टर्ब कर देगा? ये प्लस इन प्लस को रिपेल करेगा और यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। याद होगा इंडक्शन, पॉजिटिव इस साइड से दिस साइड, नेगेटिव इस साइड में आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ से कुछ नेगेटिव आ गए। मान लीजिए यहाँ पे ये जो प्लस थे, नेगेटिव, यहाँ से कुछ नेगेटिव दौड़ के आए, नेगेटिव दौड़ के आए, इसको डिसअपियर कर दिया, इसको डिसअपियर कर दिया, सिर्फ एक प्लस बचा इधर। और ये जो नेगेटिव यहाँ से जितनों के आए वहाँ पे प्लस बन गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका हुलिया चेंज होके ऐसा हो जाएगा कि इधर से कुछ लाइंस गायब हो जाएगी, मतलब जहाँ बहुत सारी लाइंस थी वहाँ अब थोड़ी सी बचेगी, यार छोटी छोटी दिखा देता हूँ मैं। और इधर जो है, समझ में आया? मतलब मापने किसी का कोई प्रॉपर्टी मापने गए और उसकी वो प्रॉपर्टी ही चेंज कर दी आप। ऐसा होता है ना कभी कभी कि ये चीज़ माप के दो और पता चला ऐसा मापा कि सामने वाले का वो एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं दिख रहा है वापस, है ना? हमें हमेशा ऑब्जर्व जिससे हम कर रहे हैं वो ऐसा खुद उसका, जिससे भी हम किसी पार्ट को ऑब्जर्व करें, जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा कॉमन एग्जांपल ले लें, दूध माप रहे हैं, किसी कंटेनर में दूध पड़ा और मैंने बोला इसको मेजर करके दो कितना दूध है। अब मापने गए, पता चला आधा दूध तो गिरा ही दिया, तो रियल वॉल्यूम ही चेंज कर दिया, मापने गए उसका।
एक चीज पहले वो 10 लीटर था, इस तरह से मापा कि बाद में वो 7 ही लीटर मिला, और आप लोगों को बोल रहे हो 7 लीटर दूध था उसमें। ऐसा तरीका कभी नहीं अपनाना चाहिए कि किसी चीज को ऑब्जर्व करने जा रहे हो, सामने वाले की वो जिस चीज को ऑब्जर्व करने जा रहे हो वो खुद चेंज ही कर दे रहे हो, खुद माप जो एपरेटस ले जा रहे हो वो ऐसा है, या वो तरीका है जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो ऐसा है कि सामने वाले की वो मैग्नीट्यूड ही चेंज हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो आप जो चार्ज लेके गए वो ऐसा चार्ज लेके चले गए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मापने गया, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को मापने गया उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही चेंज कर दिया उसने, फिर बाद माप के दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 3 है, जबकि सच्चाई में वहाँ कुछ ज़्यादा था। इसने ये गया और इसने अपना एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखाया, और वो उसके इंटरनल्स इंडक्शन वगैरह से उसके इंटरनल्स को चेंज कर दिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके फिर जो रिजल्टेंट है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। वो तो खुद का असर दिखा के बाद में वहाँ कितना आ रहा है वो दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस चार्ज को तू बहुत छोटा वैल्यू ले जाएगा 0.0000001 कूलम, तो अगर बहुत छोटा ले जाएगा तो इसकी खुद की वैसे कुछ ऐसी सिग्निफिकेंस वैल्यू तो है नहीं कूलम में चार्ज की कि वो इसको डिस्टर्ब कर सके उस लेवल पे, तो इसके अंदर कोई बहुत भारी चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब ये बहुत छोटा चार्ज रहेगा। तो इसके अंदर कुछ परमानेंट चेंजेस देखने को नहीं मिले, मतलब कुछ चेंजेस इंड्यूस इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। और अगर इसके अंदर इंडक्शन इफेक्ट नहीं रहा, इसके अंदर कोई इंड्यूस इफेक्ट नहीं दिखा, तो जो ऑब्जर्व होगा वो रियल वैल्यू ऑब्जर्व होगी। इसलिए जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करने जा रहे हो, मापने जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हो, तो आप स्मॉल चार्ज ले जाएं। अच्छा, स्मॉल चार्ज को स्पेशली नाम दिया जाता है टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, क्यों नोट। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं तो आप एक टेस्ट चार्ज ले जाके इलेक्ट्रिक फील्ड को मापिएगा, ठीक है? क्योंकि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है, जो वहाँ की जो रियल एनवायरनमेंट है उस सिचुएशन को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ माप के देगा आपको। ऐसा है, इसलिए मैं टेस्ट चार्ज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन क्या क्या है वो देख लेते हैं। अब मान लीजिए एक पॉइंट है और इस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया पी पॉइंट पे 7 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे मैंने 1 कूलम चार्ज रखते हुए 7 न्यूटन से भागेगा, यही ना? तो आप मुझे बताइए, अगर मैंने यहाँ 3 कूलम चार्ज रखा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? 21 न्यूटन लगेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस पर कोई भी चार्ज रखा तो कितने फोर्स से कितना फोर्स उस पर एक्सर्ट होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी पॉइंट का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और वहाँ पे क्यू चार्ज रखे और उस क्यू चार्ज पर कोई फोर्स पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्यू ही कर दो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गेटिंग माई पॉइंट? तो F इज इक्वल टू क्यू ई, ये एक फॉर्मूला है, बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है, काफ़ी जगह यूज़ होगा, इलेक्ट्रो फिजिक्स में यूज़ होता है, मॉडर्न में यूज़ होता है, ठीक है? किसी भी प्लेस का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए और वहाँ पे कोई चार्ज क्यू प्लेस किया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? क्यू ही, ठीक है? इसी टॉपिक को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि एक जगह दिखाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे दिया गया, यूनिफॉर्म है, पूरा एक जैसा है। यहाँ पे कोई चार्ज रखा क्यू, पॉजिटिव रहा, उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो आप कहेंगे कि उस पर फोर्स लगेगा क्यू। अगर आप वहाँ पे माइनस क्यू कोई रखा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स तो क्यू ही लगेगा सर, बट डायरेक्शन उल्टी होगी उसकी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड भागता है, समझा? तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, कितने से अट्रैक्ट होगा? क्यू ही से। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड भागता है, कितने फोर्स से? क्यू ही। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखा जाए तो उस पर फोर्स होगा क्यू ही, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई चार्ज Q experiences force F इज इक्वल टू क्यू ई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान दे जाए इस फॉर्मूला पे। अब ये तो बात हो गई कि एक
चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो कितना फोर्स फील करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है Q, और मैंने कहा कि मुझे इससे R डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। ये तो ट्रू है कि एक चार्ज पार्टिकल है तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैंने R डिस्टेंस पे आपसे पूछ लिया कि इस पॉइंट पे कितना E होगा। ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि एक चार्ज है और इस R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहला पॉइंट तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, और कितना होगा आप पूछ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देता हूँ। रख दिया, उस Q0 पे फोर्स कितना लग रहा है वो निकाल दिया, और वो लगेगा K Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। सॉरी, कितना फोर्स लग रहा है, F इजिकल टू के क्यू Q0 बाई R स्क्वायर। सुनिए टास्क क्या है, मैंने एक चार्ज लिया Q और उससे R डिस्टेंस पे आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इस Q की वजह से, कितना है ये मेरा क्वेश्चन है। आपने कहा सर सिंपल है, एक चार्ज Q0 रखो, उस पर फोर्स ऑब्जर्व कर लो, वो फोर्स आएगा के क्यू Q0 बाई R स्क्वायर। Q0 पे F इतना लग रहा है तो यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा, यूनिट चार्ज पे लगेगा E इज इक्वल टू F बाई Q0। F की वैल्यू रख दी मैंने के क्यू Q0 बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई Q0। हाँ ना बोल, Q0 से Q0 कट गया, रिजल्ट आया, समझे। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दिया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था, ठीक है। हेडिंग को जरा मॉडिफाई कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। समझ में आया? अच्छा, इसको स्टॉप मत करना, मैं इसी टॉपिक को वापस समझाता हूँ, इसको मैं बाद में कट कर लूँगा, ठीक है। इसमें 2 बार मेरे को स्नीज भी हुआ तो मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस टॉप हेडिंग का कि एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ Q, और उससे R डिस्टेंस पे आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। सामने वाले ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि इस बात की तो श्योरिटी पक्की है कि एक चार्ज के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही है, एक चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब कितना होगा ये उसका क्वेश्चन है, अब कितना होगा ये उसका क्वेश्चन है, तो आप बहुत सिंपल तरीके से इसको बता सकते हो। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन निकाली कि जिस भी जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की बात करें उस जगह पहले तो आप एक टेस्ट चार्ज रख दो। रखा, कितना रखा, Q0, उस पर निकाल लो फोर्स, कितना फोर्स लगेगा इस टेस्ट चार्ज पे, इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा के क्यू Q0 बाई R स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसी डेफिनेशन है कि कोई Q0 F फोर्स फील कर रहा है तो F बाई Q0 कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। तो F की वैल्यू मैंने लिखी के Q0 बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई Q0, Q0 से Q0 कट गया और रिजल्ट आया के क्यू बाई R स्क्वायर। समझ में आया? तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया
कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा KQ/r²। अब ये फॉर्मूला के तौर पे यूज़ करना, समझ में आया? किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/r²। बहुत इंपॉर्टेंट है वो चार्ज पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो एक्सटेंडेड बॉडी है और इससे r डिस्टेंस पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप ऐसा नहीं रख सकते हो कि इस बॉडी पे जो चार्ज है वो पूरा एक साथ एग्रीगेट करके Q मान लिया, और आपने ऐसा नहीं रखना है कि KQ/r², क्योंकि वो जो Q है वो इस पॉइंट से एक जगह पे तो है नहीं, वो तो पूरी बॉडी पे फैला हुआ है। मतलब यहाँ पे ये जो Q है वो तो सारे छोटे छोटे चार्जेस का समेशन है। यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, ये चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है। अब इतने सारे जो चार्जेस हैं इन सब से मिला के इफेक्ट होगा यहाँ पे, तो सब चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट आर पे है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वो जो Q है पहली बात तो उसको आपको एक साथ जोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक चार्ज नहीं है, वहाँ पे हजारों चार्ज पड़े और सब के सब इस पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस पे। तो वो फिर ऐसी जो बॉडीज होती है एक्सटेंडेड बॉडीज, उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करना इस फॉर्मूले से नहीं। एक पॉइंट चार्ज है उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा KQ/r²। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? श्योर? तो अपनी बात यहाँ पे आ गई फाइनली कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/r²। ठीक है।